एक फ्रांस से आई पाकिस्तानी खातून जो लाहौर से गुजरांवाला अपने 3 बच्चों के साथ सफ़र कर रही होती हैं। गुज्जरपुरा टोल प्लाजा क्रॉस करने के बाद उनकी गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो जाता है। मोटरवे पुलिस को कॉल करती हैं। मोटरवे पुलिस वाले कहते हैं कि ये हमारा एरिया नहीं है। फिर वो पंजाब पुलिस को कॉल करती हैं। वहाँ से भी उनको यही जवाब आता है और वो नाउम्मीद होकर अपने अजीज़ को कॉल करते हैं। कार लॉक करके अपने अजीज़ का आने का वेट करने लग जाती हैं। इतने में 2 नकाबपोश लोग वहाँ पर आते हैं। एक के हाथ में गन होती है और एक के हाथ में डंडा होता है। जब गाड़ी का दरवाज़ा नहीं खोला जाता तो वो गाड़ी का शीशा तोड़ देते हैं और उस खातून को उसके बच्चों समेत मोटरवे से नीचे ले जाते हैं और उस औरत पर तशद्दुद करते हैं और बार बार उसके बच्चों के सामने ज़्यादती करते हैं। एक ऐनी शाहिद वहाँ से गुजरते हुए ये मंज़र देख लेता है और वो 1-5 करता है। विदिन 4 मिनट वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है और फायरिंग करती है, जिसकी वजह से ये दोनों शख्स भाग जाते हैं। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ये 2 शख्स कौन थे? ये औरत अकेले बच्चों के साथ क्यों सफ़र कर रही थी? मोटरवे पुलिस और पंजाब पुलिस को वो हेल्पलाइन पर कॉल करती हैं, लेकिन वो क्यों नहीं आते? और ये लोग कैसे पकड़े जाते हैं? क्योंकि ये वहाँ पे अपना कोई सबूत नहीं छोड़ते। और ये दोनों मुजरिम इस वक्त कहाँ हैं? क्या उस औरत को इंसाफ मिला या नहीं? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस कहानी में देंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वेलकम टू द शो। माय नेम इज़ चौधरी उमर। यू आर वॉचिंग द हॉरिफाइंग रेप केस ऑफ लाहौर मोटरवे। एक पाकिस्तानी फैमिली जो अपनी पूरी ज़िंदगी फ्रांस में गुजारती है और जब उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो पाकिस्तान शिफ्ट होते हैं कि वो पाकिस्तान में आकर अपने बच्चों को यहाँ का कल्चर सिखा सकें, तालीम सिखा सकें, दीनी तालीम सिखा सकें। वो ये सब कुछ सोचकर और पाकिस्तान का माहौल अच्छा देखते हुए वो पाकिस्तान शिफ्ट होते हैं। 9 सितंबर 2020 जब ये खातून अपने 3 बच्चों के साथ लाहौर जाती हैं अपनी होंडा सिविक पर और डिफेंस में अपनी दोस्त के साथ पूरा दिन गुजारती हैं और वहाँ से रात को लेट नाइट निकलती हैं। उनको ये लगता है कि ये फ्रांस है और वो कभी भी सफ़र कर सकती हैं, या वो वहाँ रहती थी इसलिए उनके माइंड में ऐसा कुछ नहीं आया कि उनके साथ रास्ते में कुछ भी हो सकता है। उनकी दोस्त उनको कहती हैं कि वो जीटी रोड से सफ़र करें, लेकिन उनको रास्ता समझ नहीं आता, इसलिए वो मोटरवे से सफ़र करना पसंद करती हैं। तो जैसे ही मोटरवे पर पहुंचती हैं वो देखती हैं कि उनकी गाड़ी में फ्यूल ख़त्म हो रहा है और वो सोचती हैं कि पेट्रोल पंप आगे आ जाएगा और वहाँ से हम पेट्रोल डलवा लेंगे। लेकिन उनको नहीं पता था कि ये फ्रांस नहीं है, ये पाकिस्तान है। फ्रांस में तो हर 4-5 किलोमीटर के बाद पेट्रोल पंप आ जाता है। और वो जैसे ही गुज्जरपुरा टोल प्लाजा क्रॉस करती हैं तो उनका पेट्रोल ख़त्म हो जाता है और वो अपने अजीज़ को कॉल करती हैं। उनके अजीज़ उनके लिए निकल आते हैं और उन्हें कहते हैं आप 130 मोटरवे हेल्पलाइन पर कॉल कर दें। वो हेल्पलाइन पर कॉल करती हैं और आगे से हेल्पलाइन वाले उनको जो बात कहते हैं वो उन्हें मायूस कर देती है। वो कहते हैं कि ये हमारी ज्यूरिस्डिक्शन में नहीं आता, इसलिए हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते। और फिर वो गाड़ी लॉक करके अंदर बैठ जाती हैं। फिर वो 15 पर कॉल करती हैं और आगे से वहाँ से भी यही रिस्पॉन्स आता है। कुछ वक्त गुजरने के बाद वहाँ पे 2 नकाबपोश लोग आते हैं और वो गाड़ी का ग्लास नॉक करते हैं, लेकिन वो खातून गाड़ी का ग्लास नहीं नीचे करती और वो दोनों ग्लास तोड़ देते हैं, जिसमें एक के पास पिस्टल होता है और एक के पास डंडा होता है। वो औरत को बाहर घसीटने की कोशिश करते हैं, लेकिन औरत बाहर नहीं आती। वो यहाँ पर उनके बच्चों को बाहर ले आते हैं और रोड से नीचे ले जाते हैं। खातून को भी मजबूरन रोड से नीचे जाना पड़ता है। वो उस औरत के साथ तशद्दुद करते हैं और उसे बार बार ज़्यादती का निशाना बनाते हैं। कुछ वक्त गुजरने के बाद रात को 2 बजे वहाँ से एक शख्स लाहौर से अपनी फैमिली को एयरपोर्ट से रिसीव करके वापस आ रहा होता है। उसका नाम खालिद होता है। वो देखता है कि रोड के साइड पे एक सिविक ठहरी है और पीछे 2 लोग एक औरत को घसीट रहे हैं। वो फ़ौरन 15 पे कॉल कर देता है और 4 मिनट में डॉल्फिन वहाँ पहुँच जाती है और वो हवाई फायर भी करते हैं, जिससे वो दोनों शख्स भाग जाते हैं। और लड़की के पास वो जाने लगते हैं तो लड़की चीखो पुकार शुरू कर देती है। वो डरी होती है, वो सहमी होती है। उसकी जो कंडीशन उस टाइम होती है हम अल्फाजों में बयान नहीं कर सकते। डॉल्फिन वाले खुद कहते हैं कि वो उस हालत में होती है कि वो हमें अपने पास नहीं आने देती। अपने बच्चों को, जो उनके 3 बच्चे थे वो उनको समेटे हुए खड़ी थी और बहुत ज़्यादा बौखलादा थी, डरी हुई थी, तो वो पास आने नहीं दे रही थी। मैंने उनको यकीन दिलाने के लिए कि हम पुलिस से हैं, हम आपके भाई हैं, तो आप घबराएं नहीं, हम आपकी मुहाफिज हैं। और यहाँ पर हमारे जहन में एक सवाल आता है कि अगर
यही मोटरवे पुलिस या पंजाब पुलिस उस वक्त पहुंच जाती जब इस औरत ने उनको कॉल की थी हेल्प के लिए, तो शायद ये इंसिडेंट ना होता, तो शायद उस औरत की लाइफ ख़राब ना होती, उसके साथ ये इंसिडेंट ना होता। कुछ वक्त गुजरने के बाद उस मुतासरा खातून के अजीज़ भी वहाँ पहुँच जाते हैं और उन्हें पास के पुलिस स्टेशन में ले जाया जाता है जहाँ FIR दर्ज होती है। लेकिन वो खातून इतना डर चुकी होती हैं, वो इस केस की पैरवी भी नहीं करना चाहती होती, तो पुलिस उन्हीं के किसी अजीज़ को मुद्दई बनाती है। उस लेडी को MLC के लिए भेज दिया जाता है हॉस्पिटल। अब वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स, फोरेंसिक टीम्स, मीडिया, हर कोई पहुँच जाता है और वहाँ से जो शवाहिद इकट्ठे किए जा सकते थे वो करते हैं। फोरेंसिक वालों को गाड़ी के ऊपर से खून मिलता है, जो ग्लास तोड़ते हुए शायद रेपिस्ट के हाथ पे चोट लगने की वजह से खून निकला हो। सिर्फ इस केस में अगर मुजरिम पकड़ा जाएगा तो इसी वजह से पकड़ा जाएगा, अदरवाइज़ पुलिस किसी भी तरह उसको ट्रेस नहीं कर सकती थी। उनके पास कोई प्रूफ नहीं था, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं थी, कुछ भी नहीं था। अब पुलिस यह समझती है कि ये इंसिडेंट इर्द गिर्द के गांव में किसी ने किया है और पुलिस इर्द गिर्द के गांव में पूछना शुरू कर देती है और यहाँ पे इंतज़ार होता है फॉरेंसिक रिपोर्ट का। और इस केस का मीडिया ट्रायल भी शुरू हो जाता है। पुलिस के ऊपर प्रेशर बढ़ने लगता है और 4-5 दिनों में फॉरेंसिक रिपोर्ट आ जाती है और वो DNA सैंपल मैच हो जाता है। अब वो मैच कैसे होता है, इसके पीछे एक और स्टोरी है। वो मैच होता है एक आबिद मल्ली शख्स से। वो रिकॉर्ड याफ्ता मुजरिम होता है। इससे पहले भी वो कई वारदातों में पुलिस को मतलूब होता है। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि उसका रिकॉर्ड फॉरेंसिक में पहले कैसे है। जब फॉरेंसिक में उसका डेटाबेस चेक किया जाता है तो एक FIR सामने आती है 2013 की। ये शख्स 2013 में भी एक रेप अटैम्प्ट कर चुका होता है। ये फुटाबास के करीब एक घर में डकैती करते हैं अपने 3 दोस्तों के साथ और वो वहाँ बाप और भाई को बांधकर उनके सामने माँ और बेटी के साथ ज़्यादती करते हैं। तो इसकी FIR दर्ज हो जाती है, उसमें इसको सज़ा भी होती है। लेकिन कुछ टाइम के बाद ये बाहर आ जाता है। अगर ये बाहर ना आता तो शायद कई जानें बच जाती, कई लड़कियों की इज्जत ख़राब होने से बच जाती। जब पुलिस उसको ढूंढने के लिए निकलती है तो वो कहीं नहीं मिलता पुलिस को, और पुलिस उसके रिश्तेदारों को अरेस्ट करके मॉडल टाउन थाने लाहौर ले जाती है और 15-20 दिन वो उनको वहीं रखती है। लेकिन आबिद मल्ली का कोई पता नहीं लगता कि वो कहाँ पे है। इस दौरान प्रेशर और बढ़ता जा रहा होता है। पुलिस की कारकर्दगी पे सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे CCPO लाहौर एक अफसोसकुन बयान देते हैं। वो कहते हैं कि उस खातून ने इस मुल्क को फ्रांस समझ लिया था, उसको उसके अजीज़ों ने क्यों अकेले निकलने दिया। पहले तो ये हैरान हो कि 3 बच्चों की माँ है, अकेली ड्राइवर है, आप डिफेंस से निकली हो, आप सीधा रोड लो, GT रोड जहाँ पे आबादी है घर चली जाओ। अगर आप इस तरफ से निकली हो तो कम से कम अपना पेट्रोल चेक कर दो, क्योंकि सारे पेट्रोल पंप ही होते हैं। इस बयान के बाद उस लेडी का भी बयान आता है। The lead police investigator Umar Sheikh blamed me for my gang rape because apparently I should not have been travelling alone without a male figure. Except this isn't my story, but the story of another Pakistani woman and multiple countless Pakistani women who experience extreme sexual violence, are blamed for it, and are forced into silence while society continues to turn a blind eye to everything that's going on. अब इस स्टोरी में पुलिस अपना एक रोल प्ले करती है। वो आबिद मल्ली और वकारुल हसन के खाके शाया कराती है। उनकी पिक्चर्स बनाकर पोस्टर पे हर जगह छपवा देते हैं, हर न्यूज़ चैनल पर दे देते हैं। वकारुल हसन जो कि लाहौर में उस वक्त बीबी पाक दामन में हाज़िरी दे रहा था, और वो जब बाहर निकलता है सामने खोखे पर पानी लेने जाता है, तो जब वो अपनी पिक्चर देखता है 25 लाख इनाम के साथ, तो उसका गला खुश्क हो जाता है। वो फ़ौरन अपने भाई को कॉल करता है। उसका भाई उसे आगे से कहता है कि तुम कहाँ थे, हम इतने टाइम से तुम्हें कॉल कर रहे थे। और वो भाई को बताता है कि ऐसे ऐसे मैंने देखा है, मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। उसका भाई कहता है हमें मालूम है कि तुमने कुछ नहीं किया, पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है, जल्दी से घर पहुँचो। और वो वहाँ से घर चला जाता है और उसको पुलिस में पेश कर दिया जाता है। जब पुलिस उससे इन्वेस्टिगेशन करती है तो पुलिस को ये पता लग जाता है कि ये बेकसूर है, इसने कुछ नहीं किया। लेकिन ये बात न्यूज़ में लीक हो चुकी होती है कि मोटरवे लाहौर केस का मुलजिम वकारुल हसन अरेस्ट हो गया है। पुलिस इस बात पर कुछ नहीं बताती और इसी दौरान
आबिद मल्ली का एक साथी शफकत अली, जो इस रेप में मलबूस था, वो गिरफ़्तार हो जाता है। पुलिस उससे इंटरोगेशन करती है, लेकिन उसको भी आबिद मल्ली के बारे में कुछ नहीं पता होता। अब पुलिस, जो कि इंसिडेंट के नेक्स्ट डे से आबिद मल्ली के घर में रह रही थी, 4 पुलिस वाले उसके घर के अंदर और 5 पुलिस वाले साथ वाले प्लॉट में हर वक्त मौजूद होते थे। 35 दिन गुजरने के बाद आबिद मल्ली अपने बाप को कॉल करता है। पुलिस भी वहाँ मौजूद होती है। उसका बाप उसे यकीन दिलाता है कि वो पेश हो जाए, पुलिस उसे कुछ नहीं कहेगी। वो कहता है, मैं खुद पेश होना चाहता हूँ, लेकिन पुलिस मुझे मार देगी। उसका बाप उसे यकीन दिलाता है कि वो तुम्हारा इनकाउंटर नहीं करेगी, तुम पेश हो जाओ, तुम आ जाओ, मैं तुम्हें खुद लेके जाऊँगा। और 2 दिन के बाद आबिद मल्ली घर पहुँच जाता है। और जब पुलिस को उसका बाप बताता है कि आबिद मल्ली आ गया है, तो पुलिस आबिद मल्ली के बाप के साथ उसको पकड़ने जाती है। वहाँ पर उसको देखते ही उसकी तरफ एक फ़ायर किया जाता है, लेकिन आबिद मल्ली का बाप उस पुलिस वाले की गन पकड़ लेता है कि तुमने मेरे से वादा किया था, तुम इसको नहीं मारोगे। इस तरह वो आबिद मल्ली को अरेस्ट कर लेते हैं। लेकिन रात का वक्त था, वहाँ पर कोई गाड़ी, कोई पुलिस की वैन मौजूद नहीं थी, इसलिए उस स्कीम के ऑनर को बुलाया जाता है और वो शख्स पुलिस के साथ आबिद मल्ली को लेकर लाहौर निकल जाता है। मोटरवे ज्यादती केस में बड़ी पेशरफ्त हुई है। पुलिस ने मरकजी मुलजिम आबिद मल्ही को गिरफ्तार कर लिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, लाहौर मोटरवे ज्यादती। अब आबिद मल्ली से पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। आबिद मल्ली ये एक्सेप्ट कर लेता है कि उसी ने ज़्यादती की है, और वो इस दौरान ये भी बताता है कि वो ये 35 दिन कहाँ रहा। आबिद मल्ली बताता है कि वो 2 दफ़ा पुलिस से इस दौरान भागा है। एक दफ़ा वो इंसिडेंट वाली जगह से जब डॉल्फिन वहाँ पहुँच जाती है और फायर करती है, तो ये दोनों भाग जाते हैं। और दूसरी बार जब पुलिस आबिद मल्ली के घर जाती है, इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस आबिद मल्ली और शफकत अली को कोर्ट में पेश कर देती है और वकारुल हसन को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। इनका कोर्ट ट्रायल शुरू हो जाता है और 2021 में जज अरशद हुसैन ने कैंप जेल में इनका फैसला सुनाया। इन दोनों रेपिस्ट को सजाए मौत के ऑर्डर दे दिए गए। ये 75 साल में पहला केस है जो इतनी जल्दी जिसका डिसीजन हो गया, वरना बाकी केस तो बहुत लंबे चलते हैं। लेकिन सज़ा होने के बावजूद भी ये दोनों अभी ज़िंदा हैं और जेल में हैं। इनको सज़ा क्यों नहीं हुई, इसके पीछे भी बहुत सारी वजूहत हैं। सज़ाए मौत का ऑर्डर मिलते ही इन्होंने हाई कोर्ट में अपील कर दी कि हमारी सज़ाए मौत को उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाए, और ये केस अभी चल रहा है। इसका फ़ाइनल डिसीजन अभी आना है। इस केस के बारे में आपकी जो भी राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या उस औरत को इंसाफ मिलेगा? क्या कोई भी शख्स जो पूरी ज़िंदगी बाहर गुजारता है, जिसके पास हर चीज़ है, वो पाकिस्तान की मोहब्बत में यहाँ पर आएगा बच्चों की तालीम के लिए, इस कल्चर के लिए, वो क्या अपनी फैमिली को पाकिस्तान शिफ्ट करेगा? हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट केस में।